आदाब, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। ट्विशा का क्या होगा? भोपाल का बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में हर दिन चूंकि नए खुलासे और नए सवाल सामने आ रहे हैं। भोपाल में 12 मई को अपने ससुराल में मृत मिली 33 वर्षीय मॉडल और एक्टर ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर अब तक तस्वीर पूरी साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह आत्महत्या बताई गई है, लेकिन ट्विशा का परिवार इसे मानने को तैयार नहीं है। परिवार लगातार दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और जांच में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। वहीं ट्विशा के पति समर्थ सिंह अब तक फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल हैं जो अब भी जांच एजेंसियों का पीछा कर रहे हैं। वहीं एक सवाल ये भी है कि आखिर इतने दिनों तक ट्विशा की डेड बॉडी सुरक्षित कैसे रहेगी, और एक बात ये भी है कि आखिर पोस्टमार्टम में किन किन बातों का ख्याल नहीं रखा गया है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ट्विशा की मौत से अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जहां सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि मौत से पहले के आखिरी 60 मिनट में आखिर क्या हुआ होगा। जहां ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जो लास्ट 60 मिनट्स होंगे, आखिर ट्विशा के साथ क्या घटा हुआ है, क्या हो रहा होगा। ऐसे में ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर आत्महत्या थी तो तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। जहां मौत से पहले मां को भेजे गए मैसेजेस क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, क्या घटना स्थल से मिले सबूत सही तरीके से सुरक्षित किए गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तस्वीर क्यों नहीं बता पा रही है। ये बेहद ही गंभीर संवेदनशील सवाल है जो खड़ा हो रहा है। क्या ये वास्तव में आत्महत्या थी या कहानी में कोई और पहलू है? ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने किन लोगों को फोन किया? ट्विशा पोस्टमार्टम और सवाल को लेकर कई सारे चूंकि सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां ट्विशा का क्या होगा, इसको लेकर अब कई महत्वपूर्ण सवाल चूंकि खड़े हो रहे हैं। जहां ट्विशा पोस्टमार्टम और कई सारे सवाल, जहां पोस्टमार्टम को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान बेल्ट का गायब होना, शरीर पर चोटों के निशान के बारे में विस्तृत जानकारी न होना, लंबाई के रिकॉर्ड में अंतर होना और एफआईआर में भी विरोधाभास की स्थिति देखी गई। सीसीटीवी टाइमिंग में भी विसंगतियां पाई गई है। पति का फरार होना और डेड बॉडी कब तक खराब होती है, ये भी अब आपको बता देंगे। जहां आपको बता दें कि इस समय जहां ट्विशा शर्मा का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसको लेकर कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। जहां ट्विशा शर्मा की मौत से कई बड़े सवाल, कई गंभीर सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। और अभी सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा। अगर ये आत्महत्या थी तो तुरंत अस्पताल उसे क्यों नहीं ले जाया गया? मौत से पहले मां को भेजे गए मैसेजेस आखिर क्या बताते हैं? जहां क्या घटना स्थल से सबूत जो मिले हैं वो सही तरीके से सुरक्षित रखे गए हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तस्वीर स्पष्ट क्यों नहीं बता पा रही है? ट्विशा की मौत से ये कई बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। क्या ये वाकई आत्महत्या है? और ऐसे में अब आगे ये भी सवाल उठता है कि अब ट्विशा का क्या होगा। जहां ट्विशा की पोस्टमार्टम से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम के दौरान बेल्ट आखिर गायब हुआ तो क्यों हुआ, उसका भी पीछे कारण है। पोस्टमार्टम के दौरान बेल्ट का गायब होना एक बड़े सवाल खड़े करता है। शरीर पर जहां चोटों के निशान के बारे में विस्तृत जानकारी का ना होना, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबाई के रिकॉर्ड में जहां अंतर पाया गया था, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर में भी विरोधाभास की स्थिति देखी गई और ये वो सवाल है जो हाँ आपको बता दें कि सीसीटीवी की टाइमिंग में भी विसंगतियां पाई गई थी, जिसको लेकर अब हर किसी के जहन में कई सवाल हैं। और पति का फरार होना सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये खड़ा करता है। जहां मौत से पहले के आखिरी 60 मिनट्स में आखिर क्या हुआ होगा? ट्विशा की मौत को लेकर ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां मौत से पहले मां को भेजे गए मैसेज क्या बताते हैं? आपको बता दें कि डेड बॉडी अभी ट्विशा की रखी गई है। मर्चरी में ये डेड बॉडी रखी है जिसका पोस्टमार्टम दोबारा होना है। इसको लेकर जिस तरह से परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी और अब उस मांग को स्वीकार किया गया है और ऐसे में अब दोबारा से उसका
पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस मामले को लेकर चूंकि लगातार अपडेट आ रहे हैं, लगातार आपको अपडेट्स बता रहे हैं, जहां अब इस मामले की जांच सीबीआई तक पहुंच गई है। पोस्टमार्टम के दौरान चूंकि बेल्ट गायब हुआ था, जिसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं और परिजन तभी से ही मांग कर रहे थे कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। और इस मामले को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं, परिजनों के, वकीलों के, सभी के बयान भी सामने आए हैं। क्या कुछ परिजनों का कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है। एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में। तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आवर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड। स्टेट ने एक्सेप्ट कर ली हमारी जो मांग है। मीन ग्रेटफुल अगर वो हो रहा है, बट वही है लेट आए तो दुरुस्त आए, बट अगेन ऐसा ही है कि इट इज क्वाइट डिलेड। जहां आपको बता दें कि परिजन लगातार मांग कर रहे थे दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर, चूंकि वो मांग मान ली गई है और ऐसे में अब दिल्ली एम्स की एक टीम आएगी और यहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। जहां मौत से पहले मां को जो मैसेजेस भेजे गए थे उसको लेकर भी अब सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। जहां आपको बता दें कि क्या घटना स्थल से सबूत जो मिले थे वो सही तरीके से रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, और ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद भी कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तुषा की मौत से उठने वाले सवाल भी आपको बता रहे हैं। जहां तुषा की मौत से गिरवाला सिंह ने जहां किन लोगों को फोन किया, क्या कुछ उस दौरान घटा, इसको लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां तुषा, पोस्टमार्टम और कई सवाल, जहां पोस्टमार्टम के दौरान बेल्ट का गायब होना कई सवाल खड़े करता है। और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय बाती रिटायर्ड एडीजे आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। विजय बाती जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। और हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट स्मरहर सिंह भी जुड़ गए हैं। विजय जी, सबसे पहले सवाल तो चूंकि आप ही से, जिस तरह से देख रहे हैं कि विजय जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? विजय जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नहीं आई ना। स्मरहर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हैं। सर स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से ट्विशा मामले को लेकर लगातार जो जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, कानूनी तौर पर यदि हम देखें तो चूंकि हाई प्रोफाइल केस है और पूरा परिवार भी कहीं ना कहीं रसूख से, पद से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस मामले में पेच कहां फंस रहा है और कैसे अब इससे सुलझा जाएगा? देखिए, पेच तो अब कहीं नहीं फंस रहा है, क्योंकि अब एक अच्छी पहल ये हुई है कि सीबीआई को भेज दिया गया है। तो सीबीआई को भेज दिया गया, और दूसरी अच्छी बात भी हुई है कि सेकंड ऑटोप्सी की बात भी अग्री कर ली गई। सवाल देखिए, कानूनी पहलू इसमें बस दो हैं, दो सेक्शंस हैं जिसमें एफआईआर है। ठीक है, पुराना आप उसको देखें 498A है, और जो ओल्ड या आप नए 4A का नया 80 BNS और फिर 80 डाउरी हैरेसमेंट का। अब ये इसमें चूंकि 7 साल से पहले संदेहास्पद तो है ये मौत, तो उसमें प्रिजम्पशन भी है एविडेंस एक्ट का। तो उस प्रिजम्पशन को, अब इन चीजों को अभी तक के तहकीकात में इन चीजों को देखा नहीं गया कि कानून में एक प्रिजम्पशन है जिस प्रिजम्पशन पर अभी कानून चलेगा। हाँ, वो प्रिजम्पशन रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, लेकिन उसका स्टेज अभी नहीं आया है। अब अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, और जो आप रसूख की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ रसूख का ये इसमें है कहीं ना कहीं, ये जिस तरह से तुरंत एंटिसिपेटरी बेल हो जाना, सारी चीजें, तो थोड़ा सा तो लगता है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि चीजें अब ठीक तरह से ठीक दिशा में जाएंगी, क्योंकि सीबीआई के पास जाना और दूसरा सेकंड ऑटोप्सी, दोनों चीजें एक अच्छी पहल है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ रास्ते पे चीजें आएंगी। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से समर्थ के चूंकि सरेंडर को लेकर भी इस समय खबरें सामने आ रही है, फिलहाल का अपडेट मैं आपको दे दूं कि उन्होंने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है, तो क्या वो सरेंडर कर सकते हैं? प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, वो हमारे फ्रेटर्निटी के हैं जी, तो उनका फरार हो जाना वो अपने आप में थोड़ा सा ये करता है। उनको कानून सम्मत आदमी है, उनको सारी चीजें पता है। उनका फरार होना भी एक इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग फिशी।
अब वो कह रहे हैं कि सरेंडर करना है, तो ये अपने आप में ये करता है कि अब हर कोई कानून के उसमें आके, और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी इन्वेस्टिगेशन की अभी उसमें मुझे लगता है कि वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सर, हमारे दर्शकों को चूंकि सरल भाषा में आप ये भी बताएं, यदि समर्थ बाय चांस आज सरेंडर कर देता है तो ये क्या पेच और ज्यादा पूरा मामला पेचीदा हो जाएगा, या जो अभी तक उसकी जमानत याचिका वापस ली है तो उसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी रही होगी? देखिए, अब उन मदर इन लॉ जो थी, समर्थ की जो माँ थी, जो एक खुद जुडिशियल ऑफिसर रही हैं, उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, तो इन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई होगी, और ऐसा लगता है कि संभवतः उनके वकील ने पैरिटी क्लेम करने के लिए यह एप्लीकेशन लगाई होगी। लेकिन जब जिस तरह से बाकी चीजें अब जो आए हैं, बाकी घटनाक्रम हुआ है, उसको देखते हुए उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनको अब ये पता था कि ये डिसमिसल मेरे खिलाफ जाएगा, मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिलने की संभावना उनकी बहुत कम हो गई। तो कंसिडरिंग ऑल दैट उन्होंने ये विड्रॉ किया है। वो उनका एक लीगल अपना रिकोर्स है, लीगल ओपिनियन लेके उन्होंने ऐसा किया है। अब वो सरेंडर करेंगे, देन कोर्ट विल टेक इट्स कोर्स। वो तो मैजिस्ट्रेट क्या उनको सरेंडर करना है। बिल्कुल। विजय पाती जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, रिटायर्ड एडीजे हैं। सर, जिस तरह से चूंकि आप लगातार इस केस को स्टडी कर रहे होंगे, ट्विशा केस इस समय जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल फिलहाल में जो पीसी की गई उसके माध्यम से कहा गया है कि लगातार जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं सर, लेकिन ये इसमें पेच बड़ा फंसते जा रहा है। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? विजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? विजय जी से संपर्क हमारा टूट रहा है, जहां रिटायर्ड एडीजे हैं, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से पुलिसिंग प्रशासनिक स्तर पर ये पूरा पेच फंसती नजर आ रहा है। चूंकि स्महर जी से ही मैं सर आपके ही पास आऊंगी, जिस तरह से हम मैं बार बार चूंकि बैकग्राउंड का याद दिला रही थी कि जिस तरह से रिटायर्ड जज हैं ट्विशा की सास, और समर्थ खुद एक क्रिमिनल लॉयर हैं सर, तो जाहिर सी बात है कि एक शंका की सुई तो वहीं घूम जाती है कि जब परिवार रसूख हो तो ये मामले में कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष के लिए एक बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है कि हम बचेंगे कैसे। तो क्या ये परिवार जो इस समय जो पूरा खेल खेल रहा है, क्या जो भी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, उसमें क्या लगता है सर आगे, और इस तरह से जो अभी एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या होगा आगे? हाँ जी, आ रही है। स्महर जी, जी जी ठीक है, मैं विजय जी के पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरह से देख रहे हैं कानूनी प्रक्रिया तो चल ही रही है इस पूरे मामले को लेकर विजय जी, लेकिन यदि हम प्रशासनिक स्तर पर देखें तो लगातार चूंकि अभी शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम की भी बात आ रही है, चूंकि पुलिस प्रशासन की ओर से परमिशन भी मिल गई है। सर, क्या देखते हैं इस मामले में अब आगे संभावनाएं? नहीं, मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, शायद इसलिए जी कि पृष्ठभूमि मुझे अभी चर्चा की नहीं। ठीक है विजय जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ जिसमें हम देख पा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है, मामले को लेकर अब आप क्या देखते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इसमें अपडेट्स आ रहे हैं, जमानत याचिका चूंकि अब उन्होंने वापस ले ली है समर्थ ने, आगे किस तरह से कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? देखिए, मैं इतना समझ सका हूं या समझता हूं कि जब कोई अपराध घटित होता है या अपराध घटित होने का संदेह होता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस का काम उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है, उसकी जांच करना है। तो पहले दिन से ही जांच शुरू हो जाती है। जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस को और घटनास्थल पे पुलिस पहुंचती है, तो घटनास्थल के निरीक्षण से और जो भी पीड़ित है उसके शरीर के या उसके निरीक्षण से, उसकी जांच से, उसके वहां प्राप्त साक्ष्यों को एकत्र करने से, उनको सुरक्षित करने से ही जांच शुरू हो जाती है जी। तो जांच इसकी चली रही है पहले दिन से ही। तो इसमें किसी के ये आदेश करने से कि दूसरी बार कराया जाए, पुलिस को कोई अंतर नहीं पड़ता है, दूसरी बार करा लें।
तीसरी बार कराना चाहे तीसरी बार करा लें, लेकिन मेरे को लगता है कि इनसे जांच पर बहुत अंतर नहीं पड़ता जी। इसका कारण शायद ये है कि पहली बार की जांच में ही जब पोस्टमार्टम किया गया होगा तो निश्चित रूप से उसका वीडियोग्राफी कराई गई होगी और पूरी वीडियोग्राफी कराएगी। दिक्कत क्या होता है कि जब मीडिया में हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। एक मीडिया के लोगों को भी सारी टेक्निकल जानकारियां नहीं होती कि पोस्टमार्टम में क्या आया है, एंटीमार्टम है, हैंगिंग है कि पोस्टमार्टम हैंगिंग है, जो लिगेचर मार्क हैं वो कैसे हैं, जो चोटें हैं जैसे मल्टीपल इंजरीज बोल रहे हैं तो मल्टीपल इंजरीज का साइज क्या है, वो कितने बाई कितने की हैं, कितनी गहरी हैं, वो अंग के किस अंग पे लगी हैं, उसका जीवन पर कितना असर पड़ता है, क्या उनसे मृत्यु कारित हो सकती है, ये सारी चीजें उस तफ्तीश में आती हैं। जब तक वो तफ्तीश अपने सामने पूरी नहीं हुई हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि जो पहले दिन की तफ्तीश है वो अगर सुरक्षित रखी गई, जो रखी गई होगी, होता ही है क्योंकि वो प्रोटोकॉल है, आपको वीडियोग्राफी करानी है, फोटो कराने हैं। बिल्कुल, यानी विजय जी आपका कहना है कि जो दूसरी ऑटोप्सी होना है उसका बहुत ज्यादा औचित्य रह नहीं जाता है। हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आलोक जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, पहले तो स्वागत है। जिस तरह से सर जो पूरा मैटर आप समझ पा रहे होंगे, टुषा केस में हम देख रहे हैं कि डेड बॉडी रखी हुई है, अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, लेकिन अब वो डिकम्पोज होने लगी है सर, और परिजन जो मांग कर रहे थे उनकी मांग भी मान ली है कि दोबारा से पोस्टमार्टम होना है। तो आपको लगता है दोबारा से जो पोस्टमार्टम होगा वो सक्सेसफुल रहने वाला है? कृतिका जी, विजय जी ने बड़ा सही बोला कि जी, पोस्टमार्टम अगर हुआ है और उसकी वीडियोग्राफी हुई है तो वो एविडेंस जो है वो सक्षम है। आपने दोबारा कराना है तो दोबारा भी हो सकता है, 3 बार कराना है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी है, राइट। मैं बात करना चाहूंगा डिजिटल एविडेंस की। जी, आप देखिए इस पूरे केस में जब डिजिटल एविडेंस हम किस चीज का मानते हैं, जैसे कि अगर कोई मोबाइल फोन्स हैं तो मोबाइल फोन्स आज की डेट में सभी लोग यूज करते हैं। आई एम श्योर त्रिशा भी यूज करती हैं और उनके पेरेंट्स भी, उनके इन लॉज भी, उनके हस्बैंड भी। तो मोबाइल फोरेंसिक्स, अगर मोबाइल के फोन की जांच की गई या फोरेंसिक्स की गई तो उसमें से ये पता चल जाएगा कि क्या डिलीटेड इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, क्या जीपीएस कोऑर्डिनेट्स रहे, क्योंकि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स में ये भी होता है कि किस जगह थे, क्या आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थे, तो उससे काफी इंफॉर्मेशन जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को पता चलती है। दूसरा मैंने ये भी पढ़ा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरास थे, तो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो डीवीआर करके एक चीज होती है, उस पर रिकॉर्ड होते हैं, कॉल्ड डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो वो अगर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में भी एक हार्ड डिस्क होती है, तो अगर हार्ड डिस्क की कंप्यूटर फोरेंसिक्स की गई और डिस्क फोरेंसिक की गई तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि कोई टैंपरिंग हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एविडेंसेस को टैंपर किया गया है, फोरेंसिक्स में सबसे बड़ी चीज होती है चेन ऑफ कस्टडी। अगर चेन ऑफ कस्टडी आपने मेंटेन नहीं की तो उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं रह जाती है। तो जब जुडिशरी के सामने ही एविडेंस जाएगा तो वो देखेगी कि आपने प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी के थ्रू इस एविडेंस को कलेक्ट किया है, इसको प्रिजर्व किया है, इसको आपने एक्वायर किया है और उसकी रिपोर्टिंग जो की है आपने वो एक पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू की है। क्योंकि आज की डेट में एआई के द्वारा भी कई चीजें जनरेट की जा सकती हैं। आपको मालूम है कि एआई के थ्रू मैं फेक वीडियो, फेक वॉइस कुछ भी क्रिएट कर सकता हूं। तो अगर हम वॉइस बायोमेट्रिक और वीडियो बायोमेट्रिक नाम की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये पता चलेगा कि जो हार्मोनिक्स हैं जो अपने गले से निकलती हैं वो हार्मोनिक्स यूनिक होती हैं हर एक इंसान की। तो वो अगर मैच हुई तो फिर लगता है कि ये एआई के थ्रू फेक, डीप फेक नहीं है या उस तरह की चीज नहीं है। तो जैसा मैंने बताया आपको, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, कंप्यूटर एंड डिस्क फोरेंसिक्स,
डीवीआर का फोरेंसिक बिल्कुल, यानी आलोक जी आपका कहना है कि जो डिजिटली एविडेंस है उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर ही जांच कर लेनी चाहिए। हमारे साथ अधिवक्ता स्मरहर जी लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरह से चूंकि लेकिन सबसे पहली बात यही हो रही है कि मैंने तीनों से ही ये सवाल किया, डिकम्पोज हो रही है ट्विशा की बॉडी क्योंकि अंतिम संस्कार भी नहीं किया है और जिस तरह का जो टेम्परेचर यहां पर चाहिए था सर वो उपलब्ध नहीं है, शायद इस वजह से अब डिकम्पोज हो रही है बॉडी। तो ऐसे में केस क्या और पेचीदा माना जाए, क्योंकि परिजनों की मांग तो सुन ली है कि पोस्टमार्टम दोबारा होना है। क्या लगता है सर आपको? का डिकम्पोज होना या पेरेंट्स का भी उस नहीं तैयार होना बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए करना, उसका कोई बहुत कनेक्ट नहीं है। अभी गुप्ता साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपार्ट फ्रॉम दिस ऑटोप्सी, फर्स्ट ऑटोप्सी, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, सेकेंड ऑटोप्सी की बात हो गई है, उसके लिए अग्री कर गए हैं, ये सब अपनी जगह है। इसके अलावा भी एविडेंसेस हैं जो बिल्कुल ठीक कर रहे थे और अभी रिटायर्ड जज साहब ने भी कहा, और भी एविडेंसेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस और भी हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। अगर उसको ठीक से ये किया गया तो उसमें ऑफ कोर्स एक जो करेक्ट पिक्चर है वो सामने आ सकती है। बॉडी का डिकम्पोज होना एक सेपरेट इशू है, उसको तो इससे कोई कनेक्ट करना नहीं है। अब वो नहीं मान रहे हैं। अब सेकेंड ऑटोप्सी की बात है, अभी ठीक कहा इन्होंने विजय साहब ने कि अब चूंकि फर्स्ट ऑटोप्सी अगर बिल्कुल एज पर लॉ हुई है, वीडियोग्राफ्ड है, तो फिर सेकेंड ऑटोप्सी का बहुत ज्यादा पर्पस है नहीं, उसका बहुत ज्यादा पर्पस नहीं है। और अब बहुत सारे एविडेंसेस है, अब कॉल रिकॉर्ड की बात सब आई है जो हम पढ़ पाए हैं अभी तक, एक्चुअल तो किसी के पास है सर नहीं। क्या माना जाए, कहीं चूक हो रही है जांच में? जी, अब तो वो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनकी मदर इन लॉ का, अब ये सारी चीजें डिजिटल उसमें आती हैं। अब इसका अगर फुल प्रूफ ठीक से इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरीज होगी, तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। अब चूंकि सीबीआई को चला गया है तो ये तो डिनोवो ही करेंगे फिर अपनी तरह से। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल विजय जी मेरा चूंकि आपसे है, जिस तरह से तीनों ही आप लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिजिटल जो एविडेंस है उन पर ही अभी गहन मंथन और जांच करने की जरूरत है, तो क्या माना जाए पुलिस प्रशासन की ओर से सर जांच में कहीं चूक हो रही है? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी जी। अभी तो तफ्तीश चल रही है और चलती हुई तफ्तीश में हम इतनी दूर बैठ के जो कि देख नहीं रहे हैं, हमें पता नहीं है, उसके दौरान हम कोई कमेंट करें इस पे कि ये रह गया, जो जबकि हमें पता नहीं। केवल ये डिजिटल एविडेंस और ये तो है ही, बहुत सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी होंगी जो आपके हमारी जानकारी में नहीं है। बहुत सारी, कुछ उस एंड पर, दिल्ली के एंड पर जहां वो रही हैं उस एंड पर एविडेंस होंगी, इसके पहले के रिकॉर्ड होंगे, बातचीत होगी, हिस्ट्री होगी इसकी, दोनों के बच्चों की, तो कई चीजें हैं उसमें एग्जामिन करने के लिए। और उसका कोई उसमें ये नहीं कि ये किया नहीं, वो किया नहीं, ये बाहर बैठ के कर देना, ये सारी चीजें कोर्ट ट्रायल के दौरान देखता है। अगर कोई चीज छूट जाती है तो कोर्ट इसमें कहेगा कि पुलिस ने एविडेंस इकट्ठी क्यों नहीं करी। तो इसलिए ये बहुत आसान है मीडिया ट्रायल में, और निश्चित रूप से जिसका नुकसान होता है वो आरोप लगाता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ घटनास्थल और जो मृत शरीर, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, ये आपको पहली बार में सब सच बता देता है। उसके तारों को सिलसिले से जोड़ना और उस सिलसिले को समझना, देखिए एक तो होता है फैक्ट, तथ्य, और एक होता है तथ्य का की व्याख्या करना। तो आप और हम यहाँ बैठ के जो तथ्य हमें बताए जा रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं, हमें तथ्य नहीं मालूम। जब तथ्य नहीं मालूम है तो हम उसकी व्याख्या करने, अभी हम नहीं कह सकते, जब वो चार्जशीट पेश हो जाएगी तब उसके बाद आप कह सकते हैं। बिल्कुल, यानी पूरी जांच होने के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। विजय जी आपका सही कहना है कि कहीं ना कहीं अभी जांच में कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा। ठीक है, ठीक है विजय जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। स्मरहर जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरह से एक्सपर्ट्स को भी आपने सुना, कहीं ना कहीं अभी ट्विशा मामले में कुछ भी कहना अभी आसान नहीं होगा, जल्दबाजी होगा कुछ भी कह देना, क्योंकि इस मौत से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जहां फिलहाल अभी उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, ट्विशा की डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी है और ऐसे में अब दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर
लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई ये दूसरा पोस्टमार्टम जरूरी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या मिला है वो भी आपको बता देते हैं। लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़े निशान उसकी गर्दन पर पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने गर्दन की सेल्स में जहां ब्लड फ्लो और कंजरेशन भी यहां पर दर्ज किया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मृत्यु के कुछ घंटे बाद ही शव सड़ने लगता है। यदि हम बॉडी की बात करें तो 10 से 12 घंटे में शरीर अकड़ जाता है। सामान्य बॉडी की बात कर रहे हैं जहां 24 से 36 घंटे में शरीर फूलने लगता है। और ऐसे में फिलहाल अभी ट्विशा का शव मर्चुरी में रखा गया है। -4 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है। तो अभी चूंकि इस मामले में लगातार जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लगातार स्वराज एक्सप्रेस आपको पल पल के अपडेट्स भी दे रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट हो पाती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।